गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? एक बार प्लीज बता दीजिए। हाँ जी, क्या मैं ऑडिबल हूँ सबके लिए? सबको आवाज आ रही है? और साथ ही साथ क्या मैं विजिबल भी हूँ? एक बार प्लीज बता दीजिए। ठीक है, ऑडिबल एंड विजिबल, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला टॉपिक कर रहे थे, यस और नो। तो उसमें थोड़े बहुत कंसेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे मंडे को, एंड आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट 2 है आज। तो आज हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एमसीक्यूज भी कराऊंगा, तो एमसीक्यूज भी आज हम 7-8 एमसीक्यूज है जो कि हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, यस और नो? चलो, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हमने बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिजरी नोट के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने टर्म ऑफ बिल, ड्यू डेट वगैरह इन सब के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने पब्लिक हॉलीडे के बारे में डिस्कस किया, इमरजेंसी हॉलीडे के बारे में डिस्कस किया। तो अब अगला जो टॉपिक है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको एक टर्म पढ़ाई थी, इंसॉल्वेंसी। जब मैंने आपको टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग समझाए थे तो मैंने उसमें एक टर्म पढ़ाई थी, इंसॉल्वेंसी, है ना। क्या पढ़ाई थी भाई? इंसॉल्वेंसी। मेरे को बताइए इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? एवरीवन, जो भी मेरी क्लासेस शुरू से देख रहे हैं, मेरे को बताइए व्हाट डू यू मीन बाय इंसॉल्वेंसी, या फिर इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंसॉल्वेंट? हाँ जी, फटाफट बताइए। हाँ, किसी का, हाँ जी, किसी का दिवाला हो जाना, यस और नो, है ना। आई बात समझ में? तो इफ समवन इज नॉट और समवन विल नॉट बी एबल टू पे द अमाउंट, मान लो कि जैसे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज, हम बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों इशू कर रहे हैं? ठीक है, ए ने बी को, ए इज द सेलर एंड बी इज द बायर, यस और नो। ठीक है, तो ए ने जो बी को सामान बेचा है वो किस पे बेचा है? क्रेडिट पे बेचा है, उधार पे बेचा है। ठीक है, अब क्या ये सिचुएशन कल को बन सकती है कि बी इज नॉट और बी विल नॉट पे द मनी टू ए, है ना। किसी भी कारणवश बी जो है वो मना कर देता है, या फिर बी जो है उसके पास, ठीक है, पैसे ही नहीं है ए को देने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मल सिनेरियो में हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं इस केस में? इंसॉल्वेंट। बस बस ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज वाले टॉपिक में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, दैट इज डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर, डिसऑनर का मतलब क्या होता है? डिसऑनर ऑफ बिल। मैं एक बार ये टर्म लिख देता हूं अच्छे से, ये देखिए ध्यान से। डिसऑनर ऑफ बिल। अब डिसऑनर मतलब क्या? जब आप किसी की बात का ऑनर नहीं करते, जब आप किसी की बात नहीं सुनते, बिकॉज बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? इट इज एन ऑर्डर टू पे, यस और नो। बट क्या सामने वाले व्यक्ति ने या बायर ने क्या सामने सेलर की बात का ऑनर किया? क्या ऑनर किया? बताओ, शाबाश। डिसरिस्पेक्ट कर दी एक तरह से। इसलिए हम यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं डिसऑनर ऑफ बिल, कि भाई साहब जो सेलर ने बिल लिख के दिया था उसकी रिस्पेक्ट नहीं की गई, उसका ऑनर नहीं किया गया, और वो बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आपको इंसॉल्वेंट और डिसऑनर का मतलब समझ में आ गया। अब जब बिल डिसऑनर हो जाता है, देखो ध्यान से, अब अगर बिल डिसऑनर हो गया तो जो सेलर है वो क्या करेगा? कहां जाएगा भाई? कोर्ट में जाएगा। हाँ जी, क्या जाएगा जी? कहां जाएगा? फटाफट बताओ। कोर्ट में जाएगा, यस और नो। अब कोर्ट में जाने से पहले
क्या उसको ये वेरीफाई करवाना पड़ेगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो इशू किया गया था वो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है? जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग मेरे को बताओ, क्या बिल ऑफ, जो सेलर है जब वो केस कर रहा है, तो सेलर जब बिल ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पर केस करेगा तो उसको पहले ये चेक कराना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या वो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज था कि नहीं था। ठीक है, इस वैलिडिटी के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? पहले नोटरी जाना पड़ता है। कोर्ट में होती है नोटरी पब्लिक, ऐसा करके देखो आप, इफ यू हैव विजिटेड द कोर्ट, अगर आप कोर्ट गए होंगे तो उसमें एक नोटरी करके होता है, नोटरी पब्लिक, जहां पर हम डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन वगैरह करवाते हैं, है ना, चेकिंग वगैरह करवाते हैं और कोर्ट के लिए एविडेंसेस तैयार करवाते हैं। यस और नो? तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज का पहले वो नोटरी में जाएगा, चेक चुक करवाएगा कि हाँ भाई सारे के सारे जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो इशू किया है बिल ऑफ एक्सचेंज वो वैलिड है, उसको कोर्ट के एविडेंस के रूप में बनाएगा। इसके लिए उसको क्या पे करने पड़ते हैं? नोटरी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। क्या पे करने पड़ते हैं भाई? नोटरी चार्जेस। बात क्लियर हो गई? ठीक है, वहां पर क्या पे करने पड़ते हैं? नोटरी चार्जेस। अब मेरे को बताओ, ये जितने भी खर्चे हो रहे हैं जो सेलर है क्या वो बायर से वसूल करेगा? हाँ जी, ये जितने भी खर्चे हो रहे हैं क्या जो सेलर है वो बायर से वसूल करेगा? तो याद रखिएगा, जब भी बिल डिसऑनर होता है तो सारे के सारे जो खर्चे हैं वो किससे वसूल किए जाते हैं? फटाफट बताइए। बायर से वसूल किए जाते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ यहां तक? तो यहाँ पर ये था कंसेप्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल। तो डिसऑनर का मतलब क्या होता है? कि जो पैसे हैं वो टाइम पे नहीं दिए। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। ठीक है, डिसऑनर मैंने आपको समझा दिया। हाँ जी, डिसऑनर एक तो हो गया डिसऑनर। दूसरा टर्म है रेन्यूएबल। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रेन्यूएबल ऑफ बिल? देखो ध्यान से, रेन्यूएबल ऑफ बिल का मतलब क्या होता है? रेन्यू, ठीक है, रीन्यू। देखो ध्यान से, रीन्यू, अगर ये वर्ड को मैं ब्रेक करूं तो इसका मतलब क्या? क्या मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हम लोग नया बिल इशू कर रहे हैं। ठीक है, से सपोज ए जो है वो बी को सामान बेच रहा है। ए इज द सेलर एंड बी इज द बायर। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अगर ए ने बी को बिल लिखा से सपोज 3 मंथ्स का, ठीक है, तो डिसऑनर वाले केस में तो क्या हो रहा था? या तो बी ही खुद मना कर रहा था कि मैं पैसे नहीं दूंगा, या फिर उसकी सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, वो इंसॉल्वेंट हो गया था और ये सिचुएशन से हमें पता लग गया था कि वो पैसे नहीं पे कर पाएगा। यस और नो? बट यहां पर मान लो बी बोलता है कि ठीक है आपने 3 मंथ्स का मेरे को बिल लिखा, बट मेरे पास ना पैसे 4 महीने बाद आएंगे, मतलब आई वॉन्ट मोर 4 मंथ्स। तो क्या ए इसको टाइम दे सकता है बी को? मेरे को बताओ। बी मना नहीं कर रहा है, देखो यहां पैसे देने से। ठीक है, हाँ जी, बी जो है वो मना नहीं कर रहा है पैसे देने से, बट वो बस एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा है। वो बस क्या मांग रहा है? मोहलत मांग रहा है कि मेरे को जो है 4 महीने की मोहलत दी जाए, या फिर चलो मान लो 1 महीने की और मोहलत दी जाए। ठीक है, कुछ भी एज्यूम कर लो, 4 एज्यूम कर लो या 1 एज्यूम कर लो। तो क्या ए बी को मोहलत दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। तो क्या उस केस में जो ओल्ड बिल है, जो पहले वाले 3 मंथ्स वाला बिल ऑफ एक्सचेंज इशू हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा? हाँ जी, ये कैंसिल हो जाएगा और जो 1 महीने वाला बिल है वो न्यू बिल आ जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं रेन्यू, कि नए बिल को रिन्यू कर देना, दोबारा नया बिल इशू कर देना। रीन्यू, जैसे आपकी पॉलिसी रिन्यू होती है ना, जैसे मान लो कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, हर साल आप प्रीमियम पे करके उसको रिन्यू करवाते हैं, वैसे ही हमने क्या किया? ओल्ड बिल जो है वो कैंसिल कर दिया और नया बिल इशू कर दिया जो कि 1 मंथ का था। अब इसके लिए एक और चीज यहां पर याद रखनी है,
मेरे को एक्सपेक्टेशन थी, मान लो मैं सेलर हूं आप बायर हैं, मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि आप मेरे को 3 महीने में पैसा पे कर देंगे, बट आपने 1 महीना और मांग लिया, तो क्या मैं आपसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लूंगा? आप खुद सोचिए। हाँ जी, अगर मैं आपको नया मोहलत दे रहा हूं, नया टाइमलाइन दे रहा हूं, एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं, तो मैं आपसे इंटरेस्ट मांगूंगा, बिल्कुल मांगूंगा। ये तो सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, कि जब भी बिल रेन्यू होगा तो जो सेलर है वो बायर से इंटरेस्ट मांगता है, उसकी मर्जी है, बट जनरली बिजनेस टर्म्स में अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये नहीं है कि हमेशा मांगेगा ही मांगेगा, उसकी मर्जी है। देखो, वैसे उसका हक बनता है मांगना, अगर वो छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये था रिन्यूएबल ऑफ बिल। क्लियर हो गई ये बात? रिन्यूएबल वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक, अगला जो कंसेप्ट है, ठीक है, देखो डिसऑनर वाले केस में आपको क्या याद रखना है? नोटरी चार्जेस, और जो पैसा है वो किससे वसूल किया जाएगा? बायर से ही वसूल किया जाएगा सारा का सारा। ठीक है, फिर जो आपका रिन्यूएबल ऑफ बिल है उसमें क्या याद रखना है आपने? इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट भी किससे वसूल किया जाएगा? बायर से वसूल किया जाएगा। ठीक है, और जो मैच्योरिटी डेट हो जाएगी वो 3 मंथ्स प्लस 1 मंथ प्लस 3 डेज हो जाएगी। यस और नो? मतलब 3 महीने का ओरिजिनल बिल, 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम प्लस 3 डेज जो ग्रेस पीरियड होता है। ठीक है जी, आई बात समझ में? यस और नो? उसके बाद तीसरा है आपका, जो तीसरा कंसेप्ट है वो है आपका रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या कंसेप्ट है जी? रिटायरमेंट ऑफ बिल। अब रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या है? मान लो ए है, ए इज द सेलर, बी इज द बायर। ठीक है, ए जो है वो सेलर है और बी जो है वो बायर है। ठीक है, मान लो 3 मंथ्स का बिल जो है इशू किया गया, 3 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया गया, तो क्या बी के पास मान लो अगर पहले 2 महीने में पैसे आ गए, ठीक है, उसको एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे को 3 महीने बाद पैसे आएंगे, इसलिए उसने ए से 3 महीने का टाइम लिया था, बट क्या ये हो सकता है कि बी को पहले ही पैसे आ जाए और बी जो है वो पहले ही ए को पैसा दे दे? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ जी, तो जिस केस में प्री पेमेंट हो जाता है, प्री पेमेंट हो जाता है, तो उस केस में मेरे को बताओ बिल रिटायर हो जाएगा? बिल उसी टाइम खत्म हो जाएगा? बिकॉज जो ट्रांजेक्शन है वो पूरा हो चुका है, ट्रांजेक्शन जो है वो खत्म हो चुका है उसी टाइम, इसलिए यहां पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। ठीक है जी, समझ में आ गई बात सबको? ठीक है, अब इसके लिए अगर मान लो आपको अगर जल्दी पैसे मिल रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन हो कि आपको 3 महीने बाद पैसे आएंगे, बट सामने वाला व्यक्ति आपको जल्दी पैसे दे दे, तो आप खुश हो जाओगे? और ऐसा हो सकता है कि आप उसको क्या दे दो? रिबेट दे दो। ठीक है, रिबेट मतलब डिस्काउंट समझ लीजिए आप, रिबेट डिस्काउंट एक ही बात है। ठीक है, जैसे हमने कैश डिस्काउंट में देखा देखा था ना, अ डिस्काउंट डिपेंड्स अपॉन द टाइमली पेमेंट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। तो यहां पर भी क्या हो रहा है भाई? 2 महीने का, 3 महीने का टाइम पीरियड था, अगला 2 महीने में पे कर रहा है, 2 महीने के अंदर अंदर पे कर रहा है, तो आप खुश होके उसको डिस्काउंट भी या फिर रिबेट भी दे सकते हो। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक, ये भी चीज क्लियर हो गई आपको? चलो ठीक, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? डिसऑनर पढ़ लिया, ठीक है, रिन्यूएबल पढ़ लिया, रिटायरमेंट विद रिबेट पढ़ लिया, है ना? तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, डिसऑनर ऑफ बिल पढ़ लिया, रिन्यूएबल ऑफ बिल पढ़ लिया, रिटायरमेंट विद रिबेट हमने पढ़ लिया। ठीक है, अगला है नोटिंग चार्जेस। ये भी मैंने आपको समझा दिया है। नोटिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको
आपका जो बिल है वो डिसऑनर होगा तो आपको नोटरी चार्जेस जो है वो पे करने पड़ेंगे, ठीक है, कोर्ट में जाके उसको नोटराइज करवाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, रिन्यूएबल ऑफ बिल हो गया, रिटायरमेंट ऑफ बिल हो गया, ठीक है। अब एक और बिल आता है अकोमोडेटिंग बिल, ठीक है, एक टाइप का बिल आता है अकोमोडेटिंग बिल, ठीक है, बट दिस इज अ फ्रॉड, ठीक है, दिस इज अ फ्रॉड, ठीक, दिस इज नॉट लीगल थिंग टू डू, बट हाँ ये कंसेप्ट है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए, हाँ जी, मान लो मैं अनुराग और सामने आलिया भट्ट, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो मान लो कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, बट जो इनके पिताश्री हैं, पापा जी हैं, वो बोलते हैं कि मेरी बेटी तो बहुत अमीर है, ठीक है, इसके बाद बेशुमार पैसा है, तुम मेरी बेटी को खुश कैसे रखोगे, ठीक है। बट मैं एक सीए हूं, ठीक है, मैंने एक आइडिया लगाया, मैं एक काम करता हूं, ठीक है, मैं ना आलिया से बोलता हूँ तो एक काम कर, मैं ना तेरे ऊपर एक बिल लिख के देता हूँ, एक बिल रिसीवेबल लिख के देता हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के देता हूँ, और तू उसको एक्सेप्ट कर ले, क्या कर ले भाई, एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। मान लो मैंने 50 करोड़ का बिल लिख दिया आलिया के नाम पे और उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या मैं डायरेक्टली बैंक में जाके डिस्काउंट करवा सकता हूँ, क्योंकि बैंक वालों को तो पता है ना आलिया से पैसा आना है, वो तो आ ही जाएगा। हाँ जी, फटाफट बताइए, क्या मैं ये बिल बैंक में जाके डिस्काउंट करवा सकता हूँ, हाँ कि ना। और यही पैसा जो 50 करोड़ का बैंक बैलेंस है, ठीक है, वो मैंने किसको दिखा दिया, आलिया भट्ट के पापा को दिखा दिया, और पापा जी हैरान हो गए कि भाई साहब इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, तो ये तो मेरी बेटी को खुश रख सकता है, ठीक है, आई बात समझ में। तो यहां पर दिस बिल, अब इस बिल का नाम अकोमोडेटिंग बिल क्यों है, बिकॉज अब देखो यहां पर मैंने और आलिया ने एक दूसरे को अकोमोडेट किया है, एक दूसरे की हेल्प की है, यस और नो, दैट दिस इज नॉट एन एक्चुअल ट्रांजेक्शन, तभी मैंने शुरू में ही बता दिया आपको, हाँ जी, तभी मैंने शुरू में ही बता दिया आपको, दिस इज नॉट एन एक्चुअल थिंग टू डू, ये एक फ्रॉड है। तो बस एक ये कंसेप्ट था अकोमोडेटिंग बिल क्या होता है, तो मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझा दिया, ठीक है, इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये था आपका अकोमोडेटिंग बिल, हाँ जी, ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया आपको, ठीक। तो ये भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं, न्यू एसेट और न्यू लायबिलिटी, क्या ये भी कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हाँ जी, क्या ये न्यू एसेट और न्यू लायबिलिटी मैंने पिछले लेक्चर में ही बता दिया था आपको, ठीक है, चलो, हाँ, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अब हम रिवाइज कर लेते हैं कि किन किन केस में ड्यू डेट या फिर मैच्योरिटी डेट क्या होगी, ठीक है, किन कैसे कैसे केसेस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे केसेस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो, सबसे पहला केस आपको नंबर ऑफ मंथ्स देगा, ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स कैसे देगा, मान लो अगर मैं बोल रहा हूं कि 1 अप्रैल को मैं बिल लिख रहा हूं, 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है, ठीक है, तो उसकी मैच्योरिटी डेट कब होगी, मैच्योरिटी डेट, ठीक है, 1 अप्रैल प्लस 3 मंथ्स कितना हो गया भाई, फटाफट बताओ, ठीक है, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, ठीक है, अप्रैल मई जून, तो 1 जुलाई प्लस 3 डेज, यस और नो, ये कितना हो जाएगा, 4 जुलाई, ये आपका मैच्योरिटी डेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये मैच्योरिटी डेट, ठीक है, क्लियर हो गई बात। या आपको क्वेश्चन आ सकता है
नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, दूसरा पार्ट है नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। ठीक है, मान लो 1 अप्रैल और आपको 30 डेज बोल रखा है, तो आपने दिन की शुरुआत कब से करनी है? 2 अप्रैल से दिन की शुरुआत करनी है। 2 अप्रैल से आपने दिन काउंट करने शुरू करने हैं। 2 अप्रैल से 30 दिन का पूरे हो रहे हैं, ये कैलकुलेट कर लो, प्लस 3 डेज। ठीक है, तीसरा केस, मान लो जिस दिन मैच्योरिटी डेट है उस दिन पब्लिक हॉलीडे है, तो आपका नेक्स्ट डे हो जाए, पब्लिक हॉलीडे है तो प्रीवियस डे हो जाएगा मैच्योरिटी डेट, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो नेक्स्ट डे हो जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक। एंड जो लास्ट केस बनता है, कभी कभार क्वेश्चन में ये लिख देता है कि बिल जो है वो स्पेसिफिक डेट पर, स्पेसिफिक डेट लिखी है उसके ऊपर। स्पेसिफिक डेट मतलब क्या कि भाई बिल में ये लिख दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखते वक्त ये लिख दिया कि भाई ये बिल इसी दिन मैच्योर होगा। मान लो 3 मई को मैच्योर होगा। अगर हमने बिल में ही स्पेसिफिकली लिख दिया, बिल में ही मेंशन कर दिया कि इसी दिन मैच्योर होगा, इसी दिन मैच्योर होगा, तो क्या हम 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे? बताइए फटाफट। अगर हमने बिल में ही स्पेसिफिक डेट लिख दी है कि भाई बिल इसी दिन मैच्योर होगा, है ना, हमने बिल में ही टर्म्स एंड कंडीशंस में लिख दिया है, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस तो होती नहीं है बट बिल में ही लिख दिया है कि भाई साहब कि ये जो ड्यू डेट है या जो मैच्योरिटी डेट है वो इसी दिन होगी। ठीक है, तो उसमें याद रखिएगा 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड आप ऐड नहीं करते। ठीक है, तो ये सारे के सारे केसेस आपको समझ में आ गए एवरीवन? ठीक है, ये सारे के सारे केसेस आपको समझ में आ गए, सिंपल केसेस हैं सारे के सारे, देखो। ठीक है, तो ये था आपका, हाँ जी, ये था आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक। समझ में आ गया मेरे को? तो बस बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर खत्म होता है। दिस इज ऑल अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, चलो अब मैंने जैसे कि बोला था आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। On 1/1/2019, A draws a bill on B for 1,20,000 for 3 months. मैच्योरिटी डेट कब होगी बताओ फटाफट एवरीवन? कब होगी भाई मैच्योरिटी डेट? हाँ जी, तो आपको पता है जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 1 जनवरी को आपने बिल इशू किया है, प्लस 3 मंथ्स कितना हो गया? हाँ जी, 1 जनवरी से लेकर 3 महीने कितने हो गए? ठीक है, कितने हो गए भाई? 1 अप्रैल। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोलेंगे, सर हम आपने तो बोला था कि हम 1 जन को डेट को इंक्लूड ही नहीं करते, आप 2 जन से कैलकुलेट करो। 2 जन से लेकर 2 जन आपका 2 अप्रैल आपका जो है वो टर्म ऑफ बिल या फिर ड्यू डेट होगी। यस और नो? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बट मेरी बात सुनो, अगर आप 2 अप्रैल से शुरुआत कर रहे हो तो आपका 1 महीना तो एक दिन पहले ही कंप्लीट हो जाएगा ना, दैट इज फर्स्ट। हाँ जी, अगर मैं 1 महीना कंप्लीट होने की बात कर रहा हूं, ठीक है, 1 महीना आपका कब कंप्लीट होगा? आप अगर 2 तरीके से शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, किसी 2 तारीख, तो नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को आपका 1 महीने कंप्लीट हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? अगर मैं 2 तरीके से शुरुआत करूं तो मेरा टाइम पीरियड कब खत्म होगा? 1 महीने का 1 तारीख को ही तो खत्म हो जाएगा। 1 महीना पूरा खत्म हो जाएगा कब? 1 तारीख को। ठीक है, तभी 1 तारीख यहां पर ली गई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल प्लस 3 डेज दैट इज 4/4/2009। नहीं नहीं, फेब का कोई इशू नहीं रहेगा, मंथ्स की बात हो रही है। अगर यहाँ पर डेज लिखा होता तो आप फेब के 28 डेज कैलकुलेट करते। अगर मंथ लिखा है तो आपको कोई मतलब नहीं है, चाहे 31 का महीना है, चाहे 30 का महीना है, चाहे 28 का महीना है। ठीक है, चाहे 31 का महीना है,
चाहे 28 का महीना है, चाहे 30th का महीना है, अगर मंथ्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मंथ्स के केस में आपको इतना नहीं सोचना। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो, तो पहला आंसर है आपका सी, दैट इज 4/4/2019। चलो जी, अगला क्वेश्चन। ऑन 16/6/2020 P draws a bill on Q। P जो है उसने Q के ऊपर बिल ड्रॉ किया, कितने का? 1,25,000 का 30 दिनों के लिए। और 19 जुलाई को पब्लिक हॉलीडे आ गया। हाँ जी, पहले तो मेरे को बताओ, ये जो 19 जुलाई है क्या वो सही ड्यू डेट है या फिर सही मैच्योरिटी डेट है? बताओ फटाफट, शाबाश। कैलकुलेट करो भाई, 16/6 से लेकर 30 दिन। बताओ, पहले मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन में क्या ये सही डेट दे रखी है? हाँ जी, तो मई जो है वो कितने दिन का महीना है भाई? अच्छा जून है, सॉरी। हाँ हाँ, जून कितने महीने का, कितने दिन का महीना है? फटाफट बताओ, 6 है ना? हाँ जी, जून कितने दिन का महीना है? फटाफट बताइए। ठीक है, यस और नो? अब यहाँ पर देखो 30 दिन लिखा हुआ है, ठीक है, 30 डेज के लिए। तो अगर मैं 17 से शुरुआत करूं, 17 से दिन कैलकुलेट करने स्टार्ट करूं, तो 17 से 30 हो गए 14 दिन, है ना? और 1 से 16 हो गए 16 दिन, यस और नो? तो क्या मेरा 16th आ गया टर्म ऑफ बिल प्लस 3 डेज, क्या मेरा 19th आ गया है? हाँ जी, फटाफट बताइए, क्या 14 + 16 हो गया? 17 से लेकर 30 तक 14 दिन हो गए। भाई तुम डेज तो कैलकुलेट करो अच्छे से। ठीक है, हाँ। अब यहां पर क्या हुआ, 19 जुलाई को पब्लिक हॉलीडे आ गया, जो उसकी ड्यू डेट थी उस दिन क्या आ गया भाई? पब्लिक हॉलीडे। तो क्या हो जाएगा हमारा? पब्लिक हॉलीडे के केस में एक दिन पहले होता है, एक दिन बाद होता है, तो एक दिन पहले आपका आंसर हो जाएगा, बस खत्म हो गई बात। हाँ जी, पब्लिक हॉलीडे के केस में एक दिन पहले आपका जो है ड्यू डेट आ जाता है, मैच्योरिटी डेट आ जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, समझ में आ गया ये क्वेश्चन सबको? एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, ठीक है, फॉर 5 लाख, वाई पेड कैश 4,30,000 रुपीज। ठीक है, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 5 लाख का टोटल सामान लिया गया, उसमें से वाई ने 4.3 लाख जो है वो कैश में पे कर दिए। बाकी बचा हुआ अमाउंट, एक्स विल ग्रांट 2% डिस्काउंट ऑन बिल एंड बाय रिक्वेस्टेड एक्स टू ड्रॉ बिल ऑन एक्सचेंज। अब क्या हुआ, जो बचा अमाउंट था 70,000 रुपए का, उस पे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया। हाँ जी, तो मेरे को बताओ कितने का बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया होगा? कितने का बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया होगा? हाँ जी, 2% डिस्काउंट है, तो सीधी सी बात यह है कि 70,000 का 2% डिस्काउंट निकाल लो, है ना? 70,000 का 2% डिस्काउंट निकाल के आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 68,600। यही आ रहा है, क्योंकि 70,000 का 2% कितना हो गया? 1,400 रुपीज। यस और नो? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 68,600, दैट इज सी। ठीक है, सी आपका आंसर आता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय अ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है, ठीक है, वो कौन होता है? क्रेडिटर होता है, डेटर होता है? इन दोनों में से एक ही आंसर है, बताओ कौन होता है? देखा, आधे बी बोलेंगे, आधे ए बोलेंगे। बताइए। देखो, सबसे पहला कंसेप्ट,
बिल हमेशा कौन ड्रॉ करता है? सेलर। ये कौन है? बायर, है ना? तो मेरे को बताओ, ए जो है वो डेटर है कि क्रेडिटर है? इतनी बात बता दीजिए। ए जो है वो डेटर है क्रेडिटर है? भाई बी से पैसे लेने हैं तो बी हुआ ना डेटर। तो डेटर कौन होता है? मैंने आपको बार बार समझाया है, डेटर कौन होता है? जिससे पैसे लेने हैं, और जिसको पैसे देने होते हैं वो कौन होता है? क्रेडिटर होता है। यस और नो? तो बिल ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करेगा, क्रेडिटर की डेटर? हाँ जी, बिल ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करेगा? ये क्लैरिटी हमें मिल गई है कि क्रेडिटर ही ड्रॉ करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर कट क्वेश्चन? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रोमिजरी नोट इज मेड बाय, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ प्रोमिजरी नोट कौन बनाता है? हाँ जी, प्रोमिजरी नोट कौन बनाता है? सेलर बनाता है कि परचेजर बनाता है? ठीक है, तो प्रोमिजरी नोट हमेशा कौन बनाएगा? परचेजर बनाएगा। ठीक है जी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? सेलर बनाता है। ठीक है, और जो प्रोमिजरी नोट है वो कौन बनाता है? परचेजर बनाता है, या फिर मैं बोलूं डेटर बनाता है। ठीक है जी, या फिर मैं बोलूं डेटर बनाता है। एंडोर्स ही वही होता है ना जो मैंने एंडोर्समेंट के केस में समझाया था, जिसको पैसे मिल रहे होते हैं। ठीक है, प्रोमिजरी नोट में कितनी पार्टीज होती हैं? प्रोमिजरी नोट हैज हाउ मेनी पार्टीज? हाँ जी, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन प्रोमिजरी नोट? ये तो आपको आता ही है। आंसर फटाफट बताओ। ABCD 2 3 4 5। हाँ जी, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कि प्रोमिजरी नोट में 2 पार्टी होती है। ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी होती है भाई, फटाफट बताओ एवरीवन। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बार बार कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें 3 लोग होते हैं, और प्रोमिजरी नोट में 2 लोग होते हैं। ठीक है, अच्छा कौन कौन होते हैं 3 लोग? बताओ फटाफट, 3 पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में? बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं? ठीक है, हाँ, तो एक हो गया आपका सेलर, एक होता है बायर, और एक होता है आपका पे, जिसको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? अब इसके अलग अलग नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अलग अलग सबके नाम है। ठीक है, हाँ ठीक, चलो। और प्रोमिजरी नोट में कौन होते हैं? सेलर और बायर। ठीक है, सेलर और बायर। चलो, एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग अ बिल। हाँ जी, क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग अ बिल द ड्रॉअर क्रेडिट्स। ठीक है, जो बिल ड्रॉ कर रहा है वो किसको क्रेडिट करता है? हाँ जी, किसको ड्रॉ करता, क्रेडिट करता है भाई, फटाफट बताइए। देखो, जब भी आप, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप सेल्स की एंट्री करोगे, क्रेडिट सेल्स की एंट्री, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एंट्रीज की बात करूं, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में एक तो सेलर के एंगल से और एक बायर के एंगल से। ठीक है, एक होता है आपका सेलर और एक होता है बायर। ठीक है, तो सेलर जो है सबसे पहले एंट्री क्या करेगा? हाँ जी, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यस और नो? है ना, हमने किसको सेल किया है? बी को। बी हमारा क्या है? डेटर है। और ये क्या करेगा? बायर का एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। ठीक है, वही सेम रूल्स आपको याद रखने हैं। बी हमारा डेटर है, मतलब एसेट है, तो हमने उसको डेबिट कर दिया, और सेल्स हमारी इनकम है तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। परचेज हमारा एक्सपेंस है तो हमने उसको डेबिट कर दिया, और ए हमारी लाइबिलिटी है बायर के एंगल से, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। ये बात सबको समझ में आ गई?
ठीक है। अब जब दूसरी एंट्री करेगा तो मैंने आपको वो न्यू एसेट और न्यू लायबिलिटी कंसेप्ट समझाया हुआ है, यस और नो, न्यू एसेट और न्यू लायबिलिटी का कंसेप्ट। तो अब यहाँ पर न्यू एसेट क्या आ जाएगा, क्या न्यू एसेट मेरे लिए बिल, सेलर के लिए बिल रिसीवेबल आ जाएगा, और जो पुराना एसेट है वो खत्म करने के लिए हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, यस और नो। और वैसे ही इसके लिए नई लायबिलिटी कौन सी आ जाएगी, बिल पेबल आ जाएगी। तो पुरानी लायबिलिटी खत्म करने के लिए जब भी लायबिलिटी कम होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और जब भी नई लायबिलिटी आती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, ये हमने रूल में पढ़ा हुआ है। वैसे ही जब भी नया एसेट आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और जब भी एसेट कम होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, यस और नो। क्योंकि अब डेटर की जगह हमारे पास नया एसेट कौन सा आ गया है, फटाफट बताइए। हाँ जी, कौन सा आ गया है जी, बिल रिसीवेबल आ गया है। तो आप अगर ये एंट्री देखोगे तो हम किसको क्रेडिट कर रहे हैं, अगर जो सेलर है वो किसको क्रेडिट कर रहा है, वो कर रहा है डेटर को क्रेडिट, यस और नो। क्या ये सबको समझ में आ गया, हाँ जी, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल को वो डेबिट कर रहा है और डेटर को वो क्रेडिट कर रहा है। तो आपका इस क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग अ बिल द ड्रॉअर क्रेडिट्स, किसको क्रेडिट करता है भाई, ड्रॉअर, हाँ जी, किसको क्रेडिट करता है, तो वो डेटर को क्रेडिट करता है, ठीक है। समझ में आ गया सबको, ठीक। मेरे को बताओ अब क्या कोई प्रॉब्लम, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो, पहली एंट्री आपको क्लियर हो गई है, मेरे को बताओ ये वाली एंट्री सबको क्लियर हो गई है, एवरीवन, हाँ जी, ये वाली एंट्री सबको क्लियर हो गई है, पहली इसकी और पहली इसकी, दिस इज क्लियर, हाँ जी, ये दोनों एंट्रीज क्लियर है एवरीवन। सेल्स और परचेज की सिंपल एंट्रीज पास की है मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं आपको कल से बोली जा रहा हूं न्यू एसेट और न्यू लायबिलिटी। न्यू एसेट और न्यू लायबिलिटी मतलब न्यू एसेट मतलब बिल रिसीवेबल, और न्यू लायबिलिटी मतलब बिल पेबल, यही यही मैंने बोला हुआ है ना, आई बात समझ में, हाँ जी। बिल रिसीवेबल और बिल पेबल इज योर न्यू एसेट एंड न्यू लायबिलिटी, ठीक है। देखो, नॉर्मली जो हमारे डेटर क्रेडिटर होते हैं, ठीक है, जो हमारे डेटर होते हैं और जो हमारे क्रेडिटर होते हैं, ठीक है, जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर देते हैं तो डेटर की जगह क्या आ जाता है, बिल रिसीवेबल, और क्रेडिटर की जगह क्या आ जाता है, बिल पेबल। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। डेटर की जगह क्या आ जाता है, बिल रिसीवेबल, बिकॉज बिल ऑफ एक्सचेंज हमने इशू कर दिया, क्रेडिटर की जगह क्या आ जाता है, बिल पेबल। तो बस वही काम तो मैंने यहाँ किया है, मैंने बस जो डेटर है उसको हटा दिया, उसकी जगह बिल रिसीवेबल ले आया, यहाँ पर मैंने क्रेडिटर को हटा दिया, उसकी जगह बिल पेबल ले आया, बस। और मैंने किया क्या है यहाँ पर, तभी तो मैं आपको न्यू एसेट और न्यू लायबिलिटी कल से पढ़ाया जा रहा हूँ, ठीक है। खत्म करने के लिए जब भी एसेट को कम करना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और जब भी लायबिलिटी को कम करना होता है उसको हम डेबिट करते हैं, बस। वो रूल्स याद रखो ना, जो रूल्स मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच के टाइम पढ़ाए थे, ठीक है। चलो, अब आई होप कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि हम जब बिल इशू करते हैं तो जो सेलर है वो किसको क्रेडिट करता है, तो वो डेटर को क्रेडिट करता है, ठीक है। किसको क्रेडिट करता है भाई, डेटर को क्रेडिट, ठीक है। क्योंकि रूल्स अगर आपको याद नहीं है तो आपको ये बात भी समझ में नहीं आएगी। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जर्नल एंट्रीज के लिए आपको रूल याद करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ मैंने ये भी आपको बोला था कि एनसीईआरटी से आपने इलस्ट्रेशन करनी है। सब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको ये सारी बातें कुछ भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। आई होप कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज वाला टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है। चलो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। हाँ जी, अगला जो टॉपिक है वो क्या है आपका, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, ठीक। देखो, प्रोविजंस क्या मैंने आपको टर्म्स वाले टॉपिक में पढ़ा दिया था,
प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि आप जो पैसा है वो अपने फ्यूचर के लिए रख रहे हो, मतलब फ्यूचर इन द सेंस कि आपको पता है फ्यूचर में कोई खर्चा आना है, आपको आज ही पता है कि फ्यूचर में कोई खर्चा आना है। से सपोज अगर मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आना है अगले महीने, ठीक है, तो उसकी पेमेंट के लिए क्या आपके पास प्रोविजन होना चाहिए? यस और नो? फटाफट बताइए, क्या प्रोविजन होना चाहिए आपके पास, है ना? तो देखो दोनों में फर्क क्या है, मैं दोनों टर्म्स को साथ साथ पढ़ाता हूं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। प्रोविजन एंड रिजर्व्स, ठीक है, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। देखो अब ध्यान से, ठीक है। हाँ जी, प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि आपके पास कोई प्रेजेंट लायबिलिटी है, उसकी आपको फ्यूचर में पेमेंट करनी है, तो उसके लिए आप अलग से जो है वो पैसा निकाल रहे हो, ठीक है। जस्ट यू आर कीपिंग असाइड अ मनी फॉर द प्रेजेंट लायबिलिटी विच नीड्स टू बी पे इन द फ्यूचर, ठीक है, सिंपल सी बात। रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिंपल सिनेरियो में बात करूं, हमने अपनी सेविंग्स, सेविंग्स पता है सबको क्या होती है? हाँ जी, सेविंग्स का मतलब पता है क्या होता है? सेविंग्स क्यों करते हैं आप लोग? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, वाई डू वी डू सेविंग्स? हम सेविंग्स क्यों करते हैं? हाँ जी, सेविंग्स क्यों करते हैं हम लोग? फ्यूचर के लिए, है ना, फ्यूचर के लिए। बट क्या हमें पता होता है ये सेविंग का इस्तेमाल कहाँ होने वाला है? हाँ जी, देखो यहाँ तो हमें साफ साफ पता है ना कि हमने किसके लिए पैसा निकाल के रखा है साइड में। बट क्या जब हम सेविंग करते हैं, हम क्यों करते हैं सेविंग? ठीक है, हम क्यों करते हैं सेविंग? हमें पता नहीं होता कि बाद में वो खर्चा कहाँ पर होने वाला है। फ्यूचर के लिए कभी भी किसी भी टाइम किसी की भी चीज के लिए जरूरत पड़ सकती है। बट हाँ, अगर आप बोल रहे हो, मान लो कि आप एपीएफसी बन गए या फिर एओईओ बन गए से सपोज, ठीक है, अब आपकी सैलरी आने लग गई, फिर आपने सोचा चलो मेरी सैलरी इतनी आ रही है, मैं इतना मेरा मंथली एक्सपेंस है, इतना मेरा जो है इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ और बाकी मैं जो है वो सेव कर लेता हूँ अपने पास, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्लस सेविंग्स आपने कर ली। अब जो आप इन्वेस्टमेंट या सेविंग कर रहे हो, अब उसमें दो बातें हो सकती हैं। या तो आप बोलो कि मेरे को कार लेनी है इसलिए मैं सेविंग कर रहा हूं, या तो दूसरी आप सेविंग कर रहे हो कि मेरे को पता नहीं है फ्यूचर में कभी भी किसी भी चीज के लिए पैसों की जरूरत पड़ सकती है ना? बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? या तो आप स्पेसिफिकली सेविंग कर रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, जैसे हम बचपन में गुल्लक में पैसे डालते थे, मान लो कि हमको साइकिल लेनी है या हमको कोई भी चीज लेनी है, ठीक है, हमें दिवाली में पटाखे लेने हैं, तो हम लोग उसके लिए सेविंग्स करते थे, है ना? वैसे ही अगर आप मान लीजिए स्पेसिफिकली सेविंग किसके लिए कर रहे हैं? कार के लिए, तो ऐसे रिजर्व्स को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। क्या बोलते हैं जी? स्पेसिफिक रिजर्व, ठीक है। और जहां हाँ जी, जहां पर हमारा जो मुद्दा है, जहां पर जो हमारा सेविंग्स हम कर रहे हैं वो स्पेसिफिक नहीं है, वो हम ऐसे ही नॉर्मली कर रहे हैं कि हाँ भाई जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी हम आगे यूज कर लेंगे, तो उनको हम बोलते हैं जनरल रिजर्व। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? ये समझ में आ गया सबको? स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व क्या होता है? ठीक है, अगर आप पर्पसली किसी पर्टिकुलर चीज के लिए पैसा सेव कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक रिजर्व हो गया। अगर आप पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए सेव नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट सेव कर रहे हैं कि मेरे जनरल खर्चे जो है आगे जाके मेरा कोई बड़ा खर्चा आएगा तो मैं उसकी पेमेंट कर दूंगा, तो वो क्या हो गया आपका? जनरल रिजर्व, ठीक है।
ठीक, एक और एग्जांपल दे देता हूं सो दैट और क्लैरिटी मिल जाएगी। रिजर्व, एक हो गया आपका स्पेसिफिक रिजर्व और एक हो गया आपका जनरल रिजर्व। ठीक है, स्पेसिफिक रिजर्व और एक हो गया आपका जनरल। स्पेसिफिक मतलब अगर आप सेव कर रहे हो, देखो दोनों में सेव ही करना है, बट सेव अगर मैं मान लो होम के लिए कर रहा हूँ, मेरे को घर खरीदना है, ठीक है, और दूसरी में सेविंग कर रहा हूँ, दूसरे टाइप की सेविंग में कर रहा हूँ, मेरा कोई पर्पस नहीं है, नो पर्पस, फिर बस मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, तो क्या यहाँ पर मेरा पर्पस जो है स्पेसिफिक है? क्या यहाँ पर मेरा पर्पस क्या लेना है, घर खरीदना है, यस और नो? तो ऐसे रिजर्व्स को, ऐसी सेविंग्स को जहां पर आपका पर्पस स्पेसिफिक होता है, आपको पता है मेरे को इन सेविंग्स का करना क्या है, तो वो हो गए आपके स्पेसिफिक रिजर्व। और जहां पर आपको पता नहीं होता कि मेरे को सेविंग्स का करना क्या है, आप बस ये बोलते हो कि मेरे को फ्यूचर पे रहना है, फ्यूचर पे अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं किसी भी चीज के लिए इसका इस्तेमाल कर लूंगा, तो उसको हम बोलते हैं जनरल रिजर्व। अब क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ गई बात? एक तो ये पहला तरीका हो गया रिजर्व्स को बाइफरकेट करने का। ठीक है, रिजर्व्स को आप एक और तरीके से बाइफरकेट कर सकते हो। ठीक है, एक हो गया कैपिटल रिजर्व और एक हो गया रेवेन्यू रिजर्व। ये तो बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको दो टाइप की चीजें बताई थी शुरू में ही, कैपिटल, अब देखो कैसे चीजें कनेक्ट हो रही है, और रेवेन्यू, कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम। याद है सबको कि नहीं याद? पहले मेरे को ये बताओ, क्या ये कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम? एवरीवन, हाँ जी, क्या ये कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम वाला कंसेप्ट जो स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर शुरू से फॉलो कर रहे हैं, क्या उनको मैंने ये कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा रखा है? बिल्कुल पढ़ा रखा है। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि जो रिजर्व हम कैपिटल प्रॉफिट से कमाते हैं, कैपिटल इनकम से रखते हैं, कैपिटल इनकम को साइड रख के सेविंग करते हैं, तो वो कैपिटल रिजर्व हो गए। और जो रिजर्व हम रेवेन्यू प्रॉफिट से कमाते हैं, रेवेन्यू इनकम से कमाते हैं, वो रेवेन्यू रिजर्व। बस सिंपल। ठीक है, जो पैसा हमने सेव किया है आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, वो रेवेन्यू रिजर्व हो गए, और जो पैसा हमने सेव किया है आउट ऑफ कैपिटल इनकम, कैपिटल प्रॉफिट, वो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, बस इतनी बात आपको याद रखनी। क्लियर होगी? मेरे को बताओ बात सबको। हाँ जी, इज इट क्लियर? सिंपल। तो रिजर्व्स को आप दो टाइप से डिवाइड कर सकते हो, जनरल रिजर्व या स्पेसिफिक रिजर्व, और दूसरा तरीका हो गया आपका कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, अब प्रोविजन और स्पेसिफिक रिजर्व में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, प्रोविजन और स्पेसिफिक रिजर्व में पहले मेरे को, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैंने तो आपको ऑलरेडी बता दिया कि प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस क्या होता है। प्रोविजन क्या होता है कि आपको पता है आज के आज मेरे को पता है मेरी एक प्रेजेंट लायबिलिटी है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो आपको पे करनी है नेक्स्ट मंथ में, आपको दैट इज द प्रेजेंट लायबिलिटी। बट क्या जो आप कार लेने वाले हो, जो आप स्पेसिफिक रिजर्व मेंटेन कर रहे हो, क्या आपको पता लग सकता है कि मैं कार कब ले पाऊंगा? बात समझ में आ रही है? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द सेविंग। आप जस्ट प्लान कर सकते हो कि हाँ भाई मैं हर महीने इतने पैसे सेव करूंगा, तो मेरे पास एक साल बाद इतने पैसे होंगे। यू कैन जस्ट प्लान, बट यू कैन नॉट डिफाइन द स्पेसिफिक डेट फॉर दिस कि आप कब कार लोगे। बट हेयर जब आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा तो आपको पे करना ही पड़ेगा, और आपको पता है कि वो 6 या 7 तारीख को आपके पास आ ही जाता है। तो प्रोविजन मतलब क्या कि आपको पता है कि मेरे को अगले महीने या अगले 2-3 महीने में अमाउंट पे करनी है ना? अमाउंट स्पेसिफिक नहीं है, अमाउंट का एग्जैक्ट पता नहीं कितना, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा, बट हमें ये पता है कि हमें पे तो करना ही। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया? तो ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने रिप्लाई कर दिया। ठीक है, ठीक है जी, इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात?
चल, तो ये भी हमारा जो टॉपिक है वो आपको उसकी क्लैरिटी मिल गई है, उसका बैकग्राउंड मिल गया है। अब देखो प्रोविजन, देखो प्रोविजन, जैसे अगर मैं बात करूं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री, मैं एग्जांपल ले रहा हूं प्रोविजंस के, ठीक है, प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जनरली जो हम प्रोविजन बनाते हैं, ठीक है, या तो हम एक्सपेंसेस के लिए बनाते हैं या तो हम अगेंस्ट एसेट बनाते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमारे जो प्रोविजंस होंगे नॉर्मली वो खर्चा ही होता है, ठीक है, और वो खर्चा किसके अगेंस्ट होता है, एसेट्स के अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे अगर मैं ए एक सेलर है, बी एक बायर है, ठीक है, वही सेम जैसे हमने डिसऑनर वाला केस पढ़ा बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो नॉर्मल सिनेरियो में हम लोग क्या बोल देते हैं, बैड डेट्स बोल देते हैं, ठीक है। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज इशू नहीं किया होगा और डेटर ने अगर हमें पैसे देने से मना कर दिया तो हम उस केस में क्या वर्ड यूज करेंगे, बैड डेट्स की, मतलब जो डेटर है हमारे वो क्या है, वो बैड निकले, बैड, क्योंकि उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। तो क्या उसके लिए हमें प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब दो केसेस होते हैं यहां पर, अगर ए सेलर है और बी बायर है, ठीक है, और ए ने बी को सामान बेचा और 1 साल हो चुका है और ए को लग रहा है कि बी पैसा नहीं देगा, तो क्या वो प्रोविजन बना लेगा, मेरे को बताओ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना लेगा, यस और नो। अगर आपने किसी अपने दोस्त को पैसे दिए 1-2 साल हो गए, तो क्या आप ये एज्यूम कर लोगे, आप प्रोविजन बना लोगे कि हाँ भाई सामने वाला पर्सन हमको पैसे नहीं देगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो उस केस में जब तक सामने वाला पर्सन मना ना करे तब तक हम क्या बना के रखते हैं, प्रोविजन बना के रखते हैं, ठीक है। जब सामने वाला पर्सन सामने से मना ही कर दे कि भाई नहीं मैं पैसे नहीं दूंगा, तो वहां होते हैं एक्चुअल बैड डेट्स, वहां पर हम प्रोविजन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, वहां पर हम प्रोविजन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, वहां तो एक्चुअल बैड डेट्स ही हो गए, भाई सामने वाले पर्सन ने ही मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दे रहा। प्रोविजन आपको पता है क्यों बना रहे हैं हम, आपको लग रहा है कि हाँ भाई इतना पैसा जो है, इतना जो हमारा बैड डेट्स हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री आप क्यों बना रहे हो, वाई यू आर, मेरे को बताओ प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री क्यों बनाएंगे, वाई वी आर मेकिंग प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री, क्या लगता है आपको, हाँ जी, क्या लगता है आपको, प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री क्यों बनाएंगे आप, इन्वेंट्री का मतलब जो आपका स्टॉक है उसके अगेंस्ट प्रोविजन क्यों बनाएंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, मान लो अगर आप फार्मा बिजनेस में है, ठीक है, आपके पास दवाइयां पड़ी हुई हैं, दवाई, क्या वो दवाई की एक्सपायरी डेट भी होती है, यस और नो, ठीक है, क्या वो दवाई की एक्सपायरी डेट भी होती है, या कोई ऐसा स्टॉक, ठीक है, जो खराब हो गया है, क्या वो बेचने लायक बचेगा, जब किसी चीज की एक्सपायरी हो गई या फिर वो चीज ही खराब हो गई, ठीक है, तो क्या वो सामान बेचने लायक बचेगा, नहीं, तो इसलिए आप क्या बनाते हो, प्रोविजन फॉर इन्वेंटरी बनाते हो, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा खर्चा है जो हमें दिख रहा है, हमें प्रेजेंट में हो चुका है ऑलरेडी। और वैसे भी कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या बोलता है, दोबारा रिपीट करेंगे हम लोग, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ये बोलता है कि यू शुड, हाँ जी, आपको हमेशा ही हमेशा फ्यूचर में जो लॉसेस होने वाले हैं उसको आज ही रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। देन एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट्स, ये भी क्या हो गया, मान लो कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, मान लो कोई आपने लैंड बाय कर दी 1 करोड़ रुपए की, कल को मान लो गवर्नमेंट, वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने वहां पे कोई डिस्प्यूट डाल दिया,
तो क्या वो लैंड की वैल्यू खुद बताओ कम होगी कि ज्यादा हो जाएगी? हाँ जी, अगर वहां की जगह पे वहां के लैंड में कोई डिस्प्यूट आ गया, फटाफट बताइए, कोई डिस्प्यूट रख दिया, कोई गवर्नमेंट की वजह से डिस्प्यूट आ गया, ऐसा हो गया कि वो गवर्नमेंट की जगह थी या फिर उसका मैप जो है, उसके जो प्लॉट है, जैसे कि वो प्लॉट जितना एरिया खरीदा गया है वो पास ही नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी, सफिशिएंट। ठीक है, तो प्रोविजन हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें प्रेजेंट में दिख रहा होता है कि हमारे जो पैसे, हमारे जो पैसों की वैल्यू है वो क्या हो रही है? कम हो रही है, फिर जो एक्सपेंस है, ठीक है, वो हमें दिखाई दे रहा है आज। ठीक है, आई बात समझ में? बट उसकी जो अमाउंट है वो अनसर्टेन होती है ना? अमाउंट इज नॉट सर्टेन। ठीक, तो ये डिफरेंस था प्रोविजन और रिजर्व। बात क्लियर हो गई? ठीक, चल। अच्छा, अब मैं आपको एक बार रिजर्व्स के भी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमने अभी प्रोविजन के एग्जांपल पढ़े, रिजर्व्स के एग्जांपल अगर मैं दे दूँ, जैसे मैं स्पेसिफिक रिजर्व बोलूँ और जनरल। जैसे स्पेसिफिक रिजर्व में आ गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन। जब आप अभी लॉ पढ़ रहे हैं मैम से, एवरीवन लॉ पढ़ रहे हो ना, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, है ना? तो उसमें आपने देखा होगा कि जब भी कोई वर्कर फैक्ट्री के अंदर चोटिल होता है या घायल होता है, या फिर कोई अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लॉज अगर वो एक्ट नहीं फॉलो होता, तो क्या वर्कमैन को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा? यस और नो? तो क्या उन पैसों के लिए, उन कंपनसेशन के लिए क्या हमें पैसे अलग से रखने चाहिए? यस और नो? हाँ, है ना? बट वो अभी प्रेजेंट देखो, अब इसके लिए प्रोविजन क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि वो प्रेजेंट लायबिलिटी नहीं है। यस और नो? वो प्रेजेंट लायबिलिटी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की यहां पर ये है कि प्रोविजन इज द प्रेजेंट लायबिलिटी, हमें आज ही दिखाई दे रहा होता है, बट अभी तक कंपनसेशन आया नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में कोई कंपनसेशन आ जाए एम्प्लॉय के द्वारा, तभी हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं? रिजर्व बना रहे हैं। तो क्या ये एक स्पेसिफिक रिजर्व हो गया? हम स्पेसिफिकली वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए, कल को हो सकता है कि हमें किसी वर्कमैन को कंपनसेट करना पड़े, तो उसके लिए क्या बना रहे हैं? रिजर्व बना रहे हैं। यस और नो? ठीक है, देन दूसरा एक और स्पेसिफिक रिजर्व हो गया, मान लो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, अब ये क्या होता है भाई? ठीक है, जब मैं आपको डिबेंचर वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि जब डिबेंचर को रिडीम करना होता है, जब लोगों के पैसे वापस लौटाने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी आपको रिजर्व चाहिए होता है, दैट इज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, ये समझाऊंगा ये वाला कंसेप्ट। मतलब देखो, जहां पर स्पेसिफिक नेम आ गया, जैसे यहाँ डिबेंचर आ गया, वहां वर्कमैन कंपनसेशन आ गया, जहां पर स्पेसिफिक नेम आ गया, दैट विल बी अ स्पेसिफिक रिजर्व। जहां पर नेम नहीं आ रहा है, जहां पर ये सिर्फ लिखा आ रहा है जनरल रिजर्व, दैट इज अ जनरल रिजर्व। ठीक है, वही ट्रेन वाला एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो ट्रेन में एक तो रिजर्वेशन वाला काउंटर हो गया जहां रिजर्वेशन होती है, और दूसरा एक जनरल बोगी हो गई, जनरल डब्बा हो गया। ठीक है, तो जनरल डब्बे में तो विदाउट रिजर्वेशन आप कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। ठीक है, और अगर स्पेसिफिकली अगर आपने रिजर्वेशन करवाई है तो आप स्पेसिफिक सीट पे ही बैठोगे। बस वही एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक, समझ में आ गई बात? सिंपल। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स का। ठीक है, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स यहाँ पर खत्म। ठीक, चलो, अब अगला टॉपिक जो है, हाँ, अगला टॉपिक का मैं बैकग्राउंड दे रहा हूं आपको सिर्फ। ठीक है, अगले टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो, अगला टॉपिक है इंश्योरेंस। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है आपका? इंश्योरेंस।
ठीक, चलो इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप ये वर्ड तो हम डेली बेसिस पे सुनते ही है ना, ये जो वर्ड है हम कहाँ सुनते हैं, डेली बेसिस पे सुनते हैं, आपने सुना ही होगा ये वर्ड इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आप इंश्योरेंस से क्या समझते हैं। अरे भाई मेरे क्वेश्चन का जवाब दो भाई, तुम आपस में लगे रहते हो तुम। हाँ, हिंदी में इसको बोलते हैं बीमा। ठीक है, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे साथ फ्यूचर में कुछ भी गलत होने की प्रोबेबिलिटी है ना, होने की प्रोबेबिलिटी है ना, फ्यूचर में कुछ भी, देखो टाइम का कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, बट क्या हम थोड़ा बहुत अपने आप को सेव कर सकते हैं, सेव रख सकते हैं, है ना, सेव रख सकते हैं अपने आप को। ठीक है, कि भाई एकदम से पैसों की जो जो मतलब मान लो कुछ भी हो गया, ठीक है, भगवान ना करे बट कल को कुछ भी हो गया, तो क्या हमें एकदम से पैसों की जरूरत पड़ सकती है, यस बिल्कुल पड़ सकती है। तो एक तो हमारे रिजर्व काम में आ जाएंगे, ठीक है, दूसरा है अगर हमने इंश्योरेंस करवाया होगा, देखो ध्यान से, मान लो कोई 10 लाख का बिल आ गया आपके पास, ठीक है, 5 लाख आपने सेव कर रखे होंगे और 5 लाख का अगर आपने इंश्योरेंस करवाया होगा, तो क्या आपका काम बन जाएगा। बट अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया होगा तो 5 लाख तो आप अपने रिजर्व से ले आओगे, बट व्हाट अबाउट दिस 5 लाख रुपए, है ना। तो इंश्योरेंस क्यों करवाते हो आप, कि अगर हमारे साथ फ्यूचर में कोई अनहोनी हो गई, ठीक है, इंश्योरेंस क्यों करवा रहे हैं हम, हाँ जी, फ्यूचर में कोई अनहोनी हो गई हमारे साथ, फ्यूचर को सेव रखने के लिए, फ्यूचर से सेव रहने के लिए, कि फ्यूचर में एकदम से मनी का कोई आउटकम ना हो जाए, आउटफ्लो ना हो जाए, रादर आउटफ्लो ना हो जाए, इसलिए हम क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस मतलब बीमा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो इंश्योरेंस है वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं भाई, 2 टाइप के। एक तो हो गया आपका लाइफ का इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, और दूसरा हो गया आपका जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस का मतलब सबको समझ में आता है, ठीक है, इंश्योरेंस का मतलब सब समझ गए होंगे। ठीक है, तो इंश्योरेंस 2 टाइप के होते हैं, पहला हो गया आपका लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा हो गया आपका जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिकली जो इंश्योरेंस किसी की डेथ को कवर करता है, ठीक है, जो अमाउंट देना होता है बाय द इंश्योरेंस कंपनी, वो किसी ना किसी की डेथ पे देना होता है, किसी पर्सन की डेथ पे देना होता है, दैट इज अ लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, इज इट क्लियर। और इसके अलावा जितनी भी इंश्योरेंसेज हैं वो किस में आते हैं, आपके जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। तो बेसिकली ब्रॉडली इंश्योरेंस सेक्टर को सबसे पहले रेगुलेट कौन करता है, वो है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। ठीक है, जैसे बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। ठीक है, IRDAI। ठीक है, तो इन्होंने ब्रॉडली इंश्योरेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला हो गया आपका लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा हो गया आपका जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या, जो किसी की डेथ, ठीक है, किसी की डेथ हो जाती है, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पैसे देगी। ठीक है, और ये पैसे किस बेसिस पे देगी, हाँ जी, किस बेसिस पे ये पैसे देगी, ऑन द बेसिस ऑफ कवर अमाउंट, कवर कितना है और प्रीमियम कितना है, कि आप कितना प्रीमियम जो है वो पे कर रहे हैं। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या आ गया, मान लो मेडिकल इंश्योरेंस आ गया, ठीक है,
या फिर मान लो व्हीकल इंश्योरेंस आ गया। तो डेथ के अलावा जितने भी इंश्योरेंस है वो किस में आ जाते हैं, आपके जनरल इंश्योरेंस में। अब आप देखो, आप अपने गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाते हो कि नहीं करवाते हो? हाँ जी, व्हीकल इंश्योरेंस तो सबने कराया होगा एक ना एक बार। हाँ, इसको डिटेल में हम कल डिस्कस करेंगे, बट मैं अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। हाँ बताओ फटाफट। वैसे ही बिजनेस पे इंश्योरेंस होते हैं, एसेट्स के इंश्योरेंस होते हैं, इन्वेंट्री के इंश्योरेंस होते हैं। मेरे को बताओ, चलो मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ, क्या आपने कभी अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करवाया है? फटाफट बताइए। ठीक है, क्यों करवाते हो व्हीकल का इंश्योरेंस? क्यों करवा रहे हैं आप व्हीकल का इंश्योरेंस? बताओ फटाफट, शाबाश। हाँ जी, व्हीकल का इंश्योरेंस क्यों करवा रहे हैं आप? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डैमेजेस। अगर कल को व्हीकल का एक्सीडेंट होता है तो जितना भी प्रीमियम है, ठीक है, जितना भी प्रीमियम है, जितना भी कवर है, अगर आपका बम्पर टू बम्पर कवर है, ठीक है, तो आपको जो है सारा का सारा प्रीमियम, जो सारा का सारा डैमेज है, जो इंश्योरेंस कंपनी देगी। यस और नो? है ना, ऐसे ही होता है? तो इसलिए आप क्या करते हैं, व्हीकल इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं कि कल को अगर एक्सीडेंट हो जाए, जो डैमेज हुए वो हमें अपनी जेब से पे ना करने पड़े, हमें इंश्योरेंस कंपनी देगी। वैसे ही मेडिकल इंश्योरेंस क्यों करवाते हो? अगर से सपोज अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, तो हॉस्पिटल में आपको पता है बहुत सारे खर्चे होते हैं, है ना? तो जो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस है, क्या वो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी? यस, वो बिल्कुल पे करेगी। ठीक है, तो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग फ्यूचर कॉन्टिजेंसी से अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या करवाते हैं? इंश्योरेंस करवाते हैं। ठीक है, अब बट हम देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से, हम लोग क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, यस और नो? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जो इंश्योरेंस की महत्वता है, इंश्योरेंस की जो इंपॉर्टेंस है, क्या वो हम बिजनेस एंगल से समझेंगे? यस और नो? क्या हम वो बिजनेस एंगल से समझेंगे? हाँ कि ना? है ना, हम क्या समझेंगे? बिजनेस एंगल से समझेंगे। यस और नो? तो बिजनेस एंगल से अगर मैं बात करूं, तो नॉर्मली जो इंश्योरेंस होता है वो इंश्योरेंस प्रॉफिट का इंश्योरेंस होता है, कि डैमेज प्रॉफिट को ना, प्रॉफिट की कमी ना आ जाए। फिक्स्ड एसेट्स का इंश्योरेंस होता है, और जो इन्वेंट्री है उनका इंश्योरेंस। ठीक है, तो बस यही टॉपिक होगा आपका, कि अलग अलग टाइप के जो बिजनेस में इंश्योरेंस आते हैं, और बाकी कोई ऐसा एडिशनल पॉइंट जो है वो जो कि डिस्कस करना होगा, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल। ठीक है, तो जिसको भी अभी डाउट है, ठीक है, तो अराउंड अराउंड आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 50% सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक, 50% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लाइक कर दीजिए इस सेशन को, फटाफट लाइक कर दीजिए सेशन को जाने से पहले। और थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। आज का लेक्चर जो है आई होप आपको समझ में आया होगा। और जिनको भी डाउट्स हैं, देखो डाउट्स पूछ लीजिए एक बार, जो भी डाउट्स हैं फटाफट, आपके पास 5 मिनट है, डाउट्स पूछ लीजिए। नहीं, फॉर नॉट फॉर योर एग्जाम, हिंदी रिजर्व जो है वो हिडन रिजर्व होता है, नॉट हिडनी रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व जिसको हम बोलते हैं। हाँ हाँ, सीक्रेट रिजर्व, यस। वो भी चलो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी एक तरह का फ्रॉड ही है। सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व बोल लो या फिर हिडन रिजर्व बोल लो, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। देखो, जो बिजनेसमैन है, ठीक है, आपको पता है कुछ ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन वो जो आपके नॉन कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, जो आपके थ्रू बैंक्स हो गए। ठीक है, क्या कैश ट्रांजैक्शन को छुपाना इजी है? अगर मैं बात करूं यहां पर, क्या कैश ट्रांजैक्शन को छुपाना इजी है? हाँ कि ना? क्या कैश ट्रांजैक्शन को छुपाना इजी है? ठीक है, यस, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अगर मान लो कि मैं ज्यादा खर्चे दिखा दूं, उल्टे सीधे खर्चे दिखा दूं कैश के,
है ना, या फिर मैं ज्यादा सेल्स दिखा दूं, या मैं कुछ भी कर लूं, मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सीक्रेटली मेरा एक्चुअल प्रॉफिट 1000 रुपए है, बट मैं गवर्नमेंट को कितना दिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए दिखा रहा हूँ। तो क्या ये 500 रुपए मैंने अपने पास सीक्रेटली रख लिए, जिसको हम ब्लैक मनी का नाम देते हैं? यस और नो? मैं अब, क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग में कि अकाउंटिंग लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग, उसकी एक लिमिटेशन है। अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशन है? अकाउंटिंग लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग, है ना। तो क्या उस विंडो ड्रेसिंग के माध्यम से हम अपने प्रॉफिट को कम दिखा सकते हैं या ज्यादा दिखा सकते हैं, है ना। तो अगर हम अपने प्रॉफिट को कम दिखाकर, वही मैं एग्जांपल ले रहा हूं दोबारा, कि मान लो एक्चुअल में 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, बट मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा टैक्स ना भरूं, या फिर मैं ज्यादा प्रॉफिट लोगों को ना दिखाऊं, मैं अपनी इनकम ज्यादा शो नहीं करना चाहता, तो मैंने 50 लाख ही प्रॉफिट दिखाया, 50 लाख ही इनकम दिखाई अपनी। तो क्या ये जो डिफरेंस है दोनों में, एक्चुअल वर्सेस जो शो किया है, क्या ये 50 लाख में अपने पास सीक्रेटली रखूंगा कि नहीं रखूंगा? यस और नो? तो इसी को हम नाम देते हैं हिडन रिजर्व। ठीक है, इसी को हम क्या नाम देते हैं, हिडन या फिर सीक्रेट रिजर्व। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ये एक्चुअली इलीगल कंसेप्ट है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया नहीं। ठीक है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस तो पूछता नहीं है मेरे हिसाब से, बिकॉज बहुत ही, हाँ, लीगल संस्था है वो, धर्म पे चलने वाली संस्था है। हाँ हाँ, इंश्योरेंस की क्लास कल होगी। अभी तो मैंने सिर्फ आपको बैकग्राउंड दिया है। इंश्योरेंस जो है वो एक्चुअल में कल से स्टार्ट होगा, उसमें हमें न्यूमेरिकल्स भी करने पड़े। हाँ, टैक्स अवॉइडेंस होती है ये। ठीक है, हाँ, नोट सफिशिएंट है, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, आपके अकाउंट्स क्या हो सकता है, 6 से 7 क्वेश्चन आए। ठीक है, हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर टुडे सेशन। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, नोट्स मैं आपको आज सारे प्रोवाइड करवा दूंगा। हाँ, नोट्स अपलोड करवा दूंगा, डोंट। हाँ, एमसीक्यूज करवा देंगे, डोंट वरी। अरे हाँ, करवा देंगे आज नोट्स, मैं बोल तो रहा हूँ नोट्स। आज आज तक की क्लास के सारे नोट्स आज डल जाएंगे। जो आज तक की क्लास है आपकी, बिल ऑफ एक्सचेंज खत्म हो गया, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स खत्म हो गए, तो सारे के सारे नोट्स मैं आपको आज तक के डलवा दूंगा बस। 11th क्लास की बुक से पढ़नी है। सेशन को लाइक कर दीजिए प्लीज जाने से पहले, है ना। सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिए। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अब आपसे मिलते हैं परसों। ठीक है, और नोट्स में आज प्रॉमिस दिलवा दूंगा सारे। अरे एमसीक्यू होता है भाई पेपर, तुम्हें यही नहीं पता, अभी तक 2 महीने बाद एग्जाम है और तुम बोल रहे हो कि पेपर कैसा होगा, रिटर्न होगा, कैसा होगा, है? बताओ। मैंने बोल तो दिया मृत्युंजय कि नोट्स आज मिल जाएंगे भाई, नोट्स दोबारा मत पूछिए, बार बार एक ही सवाल मत पूछिए, नोट्स आपको आज मिल जाएंगे सारे। ठीक है, चलो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, जिसका भी आज बर्थडे है, सुरभि, अच्छा सुरभि, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।